हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है एक ब्यूटीफुल स्टोरी, होम कमिंग, जिसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है ही नहीं, वो काफ़ी प्रचलित है। हमारा नेशनल एंथम में उन्हीं ने लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्टोरी। द होम कमिंग एक इमोशनल और एक थॉट प्रोवोकिंग कहानी है जो फैमिली बिलोंगिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग के थीम को एक्सप्लोर करती है। ये कहानी एक रिबेलियस एंड मिसअंडरस्टूड लड़के फतीक चक्रवर्ती की है, जो अपने घर और अपने घर की ट्रू वैल्यू को नहीं समझता है, और जब वो उनसे दूर चला जाता है तब काफ़ी लेट हो जाता है। इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर है माखन, जो कि फतीक का छोटा भाई है। ओबीडियंट है बट थोड़ा मैनिपुलेटिव है, झूठ तो बोलता ही है। अच्छा बच्चा है बट बड़े भाई से थोड़ा बुली किया जाता है, उससे थोड़ा बड़े भाई मारता पीटता है। और एक यंग फिलोसोफर जैसा, माँ का लाडला टाइप का, मेरा बेटा बहुत प्यारा है, उस टाइप का बच्चा है। कहानी का तीसरा कैरेक्टर है फतीक की माँ, जो कि एक विधवा औरत है, विडोड वुमेन है, जो कि अपने बच्चों से प्यार तो करती है, दोनों बच्चों से प्यार करती है। बट फतीक की नज़र में फतीक उनकी नज़र में ऐसा हो गया कि कुछ भी गलती हुआ तो गलती फतीक की ही है। फतीक कुछ भी फॉल्ट होता है तो हमेशा गलती फतीक की ही होती है, उनके दिमाग में आ गया है। डेफिनेटली फतीक मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग ही होता है, बट इमेज ही फतीक का ऐसा बन गया था कि हर चीज़ में फतीक ही रॉन्ग है। और अपने छोटे बेटे को थोड़ा ज़्यादा लाड लगा दे। ऑलमोस्ट होता है कि छोटे बच्चे को माँ ज़्यादा पसंद करती है, नॉर्मल है, हर इंसान छोटे बच्चे को ज़्यादा पसंद करता ही है। हमारा चौथा कैरेक्टर है बिशंबर, जो कि फतीक का मामा है। उसका इंटेंशन तो गुड रहता है कि वो चाहता है कि फतीक का फ्यूचर ब्राइट करे, बट डेफिनेटली मेल लोग चाहते बहुत कुछ है पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। नॉर्मल एक मेल की तरह, पुराने ऑर्थोडॉक्स टाइप का मेल, जो कि काम कर देता, बोलता मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर अपनी सारी बोझ किस पे, अपनी बीवी पे डाल देता है। वो आता है उनका दिमाग में, हम लोग का मेल के दिमाग में यही रहता है पैसा कमा रहे हैं और क्या ही करना, और उससे ज़्यादा वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक तो बेचारे काम ही कर रहे हैं, वो घर में क्या ही ध्यान देंगे। तो नॉर्मल वही है, उनका इंटेंशन क्लियर था बट वो पूरा काम कर नहीं पाए थे। बट यहाँ गलती इनकी भी नहीं रहती है, सब अपने अपने जगह सही है, सब अपने अपने जगह रॉन्ग है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मामी का, जो कि फतीक की आंट है, बिशंबर जी की वाइफ। ये एक नॉर्मल वुमन है जो कि जेलस है, बोल सकते, नॉट जेलस नहीं बोल सकते, नॉर्मल वुमन। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है, दूसरे के बच्चे को उतनी नहीं प्यार कर पाती, उनके ऊपर उतना खर्चा नहीं कर पाती है। तो एक नॉर्मल वुमन को दिखाया गया जैसे कि एक नॉर्मल वुमन होती है, नॉर्मल। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है या बहुत बुरी है, ऐसी बात नहीं है। लोग अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, उनकी शैतानियाँ बर्दाश्त कर पाते हैं, पर दूसरे के बच्चे पर शैतानियाँ वो नहीं सह पाते हैं। तो एक नॉर्मल चीज़ है, कोई ख़राब बात नहीं है इसमें। बाकी कुछ माइनस कैरेक्टर है, लाइक उसके कजन्स एंड ऑल, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्टोरी। जैसा कि मैंने कहा, फतीक एक 14 साल का लड़का है जो अपने विलेज में, अपने गांव में रह के मिशीवियस हरकत करते रहता है, नॉटीनेस करते रहता है, किसी न किसी से झगड़े करते रहता है, और वो अपने गैंग का लीडर भी है। गैंग मतलब अपने जो दोस्त है, दोस्त में वो सबसे उसकी बात सब सुनता है, तो एक लीडर टाइप का है। छोटे छोटे कांड, बड़े बड़े कांड करते ही रहता है। एक बार क्या होता, फतीक के दिमाग में एक शरारत आती है। एक लॉक पड़ा हुआ नदी के पास में, कीचड़ में। तो उस दिन उसे दिमाग में आया इसका कुछ किया जाए। फतीक सोचता है हम सब मिलके, मतलब उनके गैंग सब मिलके इसे लुढ़का देते हैं नदी में। शैतानी करना और कुछ नहीं। आप ही सोचिए, जो लकड़ का मालिक होगा, जो बोट, जिससे ये जो लकड़ से बोट बनता है, जो मालिक है इसने नदी के किनारे रखा है जैसे कि उसका काम कर सके। फतीक और उसके गैंग ने सोच रहा है, फतीक का मेन दिमाग था कि उसे पानी में घसका दिया जाए, और इससे क्या होगा, उससे गुस्सा आएगा, उसके मालिक को गुस्सा आएगा। और डेफिनेटली बचपन में तो हमें यही आता, किसी को गुस्सा करने, किसी को इरिटेट करने में मज़ा आता था। सिमिलरली फतीक का वही दिमाग था, चलो इस लकड़ को, इस लॉक को हम लुढ़का देते हैं पानी में, और जैसे कि उस मालिक को इरिटेट किया जाए। सभी बच्चे जो फतीक की बात को मान जाते हैं, पर जब मज़ा शुरू ही होने वाला रहता है, जब लकड़ी को लुढ़काने ही वाले थे, उस समय एंट्री होती है माखन की। माखन जो कि उसका यंगर ब्रदर है, और मक्खन जो है वो आके उस लकड़ी पर बैठ जाता है और एकदम एरोगेंट होकर बैठ जाता है, और उठने के लिए नाराज़ हो जाता है, मतलब उठेगा ही नहीं, वो ऐसा बिहेव करता है। फतीक के जो दोस्त थे वो माखन को बोलते उठो यहाँ से, बट मक्खन जो है वो आकर
फिलोसोफर जैसा ध्यान लगा के उसमें बैठ जाता है, उससे कोई ध्यान नहीं होता। जैसे होता है ना, बाराती बगल से पार चल गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। उसका एटीट्यूड ऐसा था, वो वहाँ के बैठ गया, उसका दिमाग में यह था माखन का कि मैं यहाँ शरारत को तुम्हारा रोकूंगा। वहाँ के बैठ जाता है और शरारत करने उसे रोकता है। अब तो फतीक के सर से पानी ऊपर से जा रहा था। जो मक्खन है उसके एटीट्यूड ने साफ बता दिया था कि वो उस लक्कड़ से उठने वाला तो नहीं है, उससे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, ना ही उसके दोस्तों का, ना ही उसके बड़े भाई का। अब आ गई थी इज्जत पे बात, क्योंकि फतीक अपने ग्रुप का लीडर है और अपने ग्रुप को लीड करता है और उसका छोटा भाई उसके काबू में नहीं है, तो एक इंसल्ट वाली बात हो गई थी। तो जैसा कि अब इज्जत पे बात आ गई थी, फतीक क्या वो क्या करे, अपने छोटे भाई को मार भी नहीं सकता, जैसा भी अपना भाई है प्यारा ही है, मार तो नहीं सकता ज़्यादा। तो उसने सोचा क्या किया जाए, डराया जाए ऐसे कुछ। तो उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने अपने ग्रुप को कहा, इस जो लॉग है इस लकड़ी को लुढ़का दो नदी में। तो उसे लगा कि ऐसा क्या होगा, वो लुढ़केगा तो ऑटोमेटिक उठ जाएगा, वो थोड़ा बैठे रहेगा, पानी में थोड़ा डूबने जाएगा वो। तो उसने अपने ग्रुप मेंबर को कहा कि इस लकड़ी को लुढ़का दो पानी में। अब जो माखन है वो थोड़ा डर तो गया था, पर सोचा उसकी भी इज्जत पे बात आ गई, उठे कि नहीं उठे। सो फाइनली ग्रुप के मेंबर ने 1 2 3 4 बोल के उस लकड़ी को धक्का मार दिया और बेचारा माखन गिर गया। अब माखन का मुंह एकदम रोने जैसा हो गया। फतीक समझ गया था अब सामत आने वाली है, क्योंकि छोटा भाई जाके मम्मी को कंप्लेन लगाएगा और उसे ढेर सारी फटकार मिलने वाली है। पर उसे ये भी अंदाजा था कि माखन उसे मारेगा तो ज़रूर। तो माखन ने आया, उसका मुंह नोच लिया, लात घुसा मारा और चिल्लाते हुए रोते हुए चला गया। फतीक की जो ये बेइज्जती हुई इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसे बड़ा ख़राब लग रहा था। तो वो अकेले जाके नदी के किनारे बैठ गया और घास को उखाड़ने लगा, चबाने लगा, एक थोड़ा एब्सेंट माइंड जैसा कुछ काम हरकत करने लगा वो। सडनली उसके सामने एक नाव आती है जिस पे एक इंसान बैठा रहता है जिसका नाम बिशंभर था। बिशंभर कौन था आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, वो उसका मामा था। पर फतीक को अभी तक ये नहीं पता है कि वो उसका मामा है। वो जो मिडिल एज आदमी था, 40-41 की उम्र वाला आदमी, वो पूछता है चक्रवर्तियों का घर किधर है। इनडायरेक्टली वो उसी के घर को जाना चाहता है, बट ये तो एकदम डिसइंटरेस्टेड था, उसे कोई लेना देना नहीं, वो बस बोल दिया उधर है। किधर है पता नहीं, कुछ भी डायरेक्शन ढंग का दे नहीं पा रहा था। तो उसने फिर से कहा किधर है, तो वो कुछ क्लियर बता ही नहीं रहा है, वो अपना घास खाने में बिजी था। तो जो वह इंसान था वो खुद ही खोजने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद एक नौकर आता है और फतीक को कहता है आपकी मम्मी, मतलब फतीक की मम्मी उसे बुला रही है, जल्दी चलो। फतीक समझ जाता है माखन ने उसकी चुगली लगाई होगी, बट फतीक जो वो कहता था मैं नहीं आऊँगा, बट नौकर को आदेश मिला था फतीक को उठा के ले आओ, उसकी बात सुननी नहीं है। तो जो नौकर था फतीक को उठा के लेके आता है, वो ट्राई करता है मुझे नहीं जाना नहीं जाना, हाथ पैर चलाता है, बट बड़े के सामने कहा है बच्चे की चलने वाली है। तो उसे उठा के ले आता है और घर में आके पटक देता है तो रख देता है। सो नाउ फाइनली मक्खन, फतीक एंड मम्मी तीनों घर में मिलते हैं। सो मम्मी पूछती है तुमने मक्खन को मारा? फतीक बोलता मैंने नहीं मारा। उधर से मक्खन बोलता हाँ इसने ही मारा, इसने ही मारा। फतीक कहते रहता मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। मम्मी माखन का साइड लेती है तुम ही ने मारा होगा। सो मक्खन झूठ बोल रहा था क्योंकि फतीक ने तो उसे डेफिनेटली नहीं मारा था। तो जब फतीक का गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच चुका था तो उसे इतना गुस्सा आता है कि अब वो सच में उसे मारने लगता है मम्मी के सामने। ले मारते हूँ, ले मार, और फिर उसे अच्छा से मारता, मारना क्या होता है उसे अच्छा से बताता है। मम्मी बीच बचाव करने आती है और आते साथ फतीक को धक्का मारती है और उसे 1-2 थप्पड़ लगा देती है और बोलते कितने शैतान हो गए तुम, तुम्हारे शैतानी से मैं तंग आ गई हूँ, अब क्या तुम मुझे भी मारोगे, तंग आ गई हूँ मैं तुमसे एंड ऑल। ऐसी झगड़ा होते रहता है। तो बीच में वो ग्रे बाल वाला इंसान की एंट्री होती है। वो ग्रे बाल वाला इंसान कौन है, भूरे बाल वाला इंसान वो सॉरी ग्रे बाल वाला कौन है, वो उसका मामा रहता है जिसका नाम है बिशंभर। जब फतीक को मालूम पड़ता है ये उसका मामा है तो उसे फतीक को थोड़ी शर्म आ जाती है कि मैंने एक अननोन इंसान के साथ उसकी मदद नहीं की और वो भी उसका मामा था, उसकी हेल्प नहीं की, तो उसे थोड़ा शर्म महसूस होता है। जो फतीक का मामा है काफ़ी सालों बाद या कह ले पहली बार
अपनी बहन के घर आया था, तो भाई बहन में काफ़ी बात हो रही थी, केमन आछो दादा, भालो अच्छे की नहीं। फिर वो अपना दुख बता रही थी, हमें अपनी छेला ले, तो मैं परेशान एंड ऑल, इस टाइप से बातें चल रही थी। तो तभी बिशंबर जी सजेस्ट करते हैं कि वो फ़तीक को अपने साथ कोलकाता ले जाएंगे ताकि उसका बेटर फ्यूचर हो सके, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। फ़तीक की जो मम्मी वो मान जाती है और बोलती भी हाँ माखन तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा, मेरा एकदम सोना बेटा, प्यारा बेटा, एकदम भोला भाला है। बट वही फ़तीक जो है कुछ नहीं करता है, एकदम शैतान है। वो बच्चों को कंपेयर करने लग जाती है, जो कि गलत बात है, बट ऐसा करने लग जाती है। अभी नॉर्मल ह्यूमन है, सबके साथ हो ही जाता है, क्या ही बोल सकते हैं। तो ये सब फ़तीक सुनता है, उसे ख़राब तो लगता ही है डेफिनेटली, बट वो इनडायरेक्टली एक्साइटेड हो जाता है कि मुझे यहाँ से जाने मिलेगा। फ़तीक पूरा खुश हो गया, उसे कोलकाता जाना मिलेगा अपने घर से दूर। ओ यस, आई विल गो टू कोलकाता एंड ऑल, पूरा खुश लड़का हो गया था। पर माँ को डर था कि उसे वो इसलिए भेज रही थी क्योंकि वो सुधर जाए, और उसे ये भी डर लगा रहा था कि माखन और उसका लड़ाई से तंग आ गई थी। उसे लगता था कहीं माखन को मार ना दे, डुबो के ना मार दे, सर ना फोड़ दे, कुछ कर ना दे। इसलिए ऐसा नहीं कि वो अपने बच्चे से नफरत करती, बट वो परेशान हो गई थी, इरिटेट हो गई थी। फ़तीक को इतना एक्साइटेड देख के माँ को थोड़ा सा ख़राब लगा कि बच्चा मेरे से अपनी माँ से दूर जा रहा है, इतना खुश कैसा है। तो ये जो थोड़ी छोटी छोटी बात थी उससे चुभती है, और वो बार बार अपने मामा से बोलता हम लोग कब चलेंगे, हम लोग कब चलेंगे, हम लोग कब चलेंगे। फ़तीक इतना एक्साइटेड था कि पुरानी सारे गिले शिकवे दूर करके हुए माखन को अपनी पतंग, अपनी अपनी जो लटाई एंड ऑल, जितने भी गेम्स के सामान था सब कुछ दे दिया। सब कुछ एक लाइक फेयरवेल हो रहा है, सब कुछ गिले शिकवे दूर करके जाने की कोशिश करता है। जाते टाइम फ़तीक को अपने भाई के लिए काफ़ी प्रेम आ रहा था। बात ही है, जैसा भी अपना भाई है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो इसलिए उसने अपनी सारी सामग्री, अपनी गेम्स की सामान, सारा कुछ फ़तीक बोले माखन को विरासत में देते हुए उसने किया, और फाइनली वो कोलकाता के लिए रवाना हो गया। कोलकाता पहुंचते ही उसने अपनी मामी को देखा। पहली बार उसने मामी से इनकाउंटर हुआ। मामी जो है फ़तीक को देख के खुश नहीं है, उसका मुंह टेढ़ा हो गया। वो सोच रही थी घर में ऐसे 3 बच्चे हैं, चौथा एक और एक बर्डन ले आया, एक बोझ आ गया, कैसे घर चलेगा, क्या होगा। क्योंकि मेल लोग को तो समझ में आता नहीं है कुछ भी, बस जॉब जाते हैं, जॉब से आते हैं, घर चलाना लेडीज़ का काम होता है, तो उसे तो कुछ समझ में आता नहीं। तो फ़तीक की जो मामी थी उन्हें अच्छा नहीं लगा फ़तीक का आना। उनकी मामी का मानना था कि इसका जो एज है, ऐसा एज है ना, इसे बच्चा कह सकते नहीं बड़ा कर सकते, तो कोई काम का नहीं है, नहीं बच्चा वाला फीलिंग आता है इसमें, नहीं बड़ा वाला फीलिंग आएगा। बड़े जैसा काम भी नहीं करवा सकते इसको, और क्या नाम, छोटे बच्चे जैसा भी नहीं इसको रख सकते। तो एक बड़ी और वर्ड वाली मतलब ऑड एज में आ गया है, इसलिए कोई काम का नहीं है लड़का। एक्चुअली इनका ये भी एक टेंशन था, ये ग्रोइंग एज होती है जहाँ पे हर सप्ताह, हर में क्या मतलब महीना टाइप में कुछ ना कुछ एज में, आपका एज के साथ साथ और आपका ग्रोथ होते रहता है, तो कपड़े छोटे, जूते छोटे, सब बहुत प्रॉब्लम्स आती है इस एज में। तो ये सब एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत ध्यान भी देना पड़ता है इस टाइम पे। तो उन्हें मालूम था कि इस एज में उनका काफ़ी खर्चा होने वाला है, जो कि और डेफिनेटली लोग अपने बच्चे पे खर्चा करने में उतना ज़्यादा सोचते नहीं, पर दूसरों के बच्चे पे खर्चा करने में सोचना तो पड़ता ही है। फ़तीक कोलकाता आके खुश तो था, पर धीरे धीरे उसका लाइफ और चैलेंजिंग बनते गया क्योंकि उसे वो वार्मनेस नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला जो वहाँ मिलता था। पहले माँ की डांट में भी प्यार होता है, बट यहाँ की डांट में, मामी की डांट में और उसके जो कजन्स हैं उनके डांट में प्यार तो उनको झलकता ही नहीं था। और सिटी की और स्कूल की यहाँ जो डिसिप्लिन लाइफ थी उसे रास नहीं आ रही थी, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसके अंकल और फैमिली उसके प्रैंक और बिहेवियर से इरिटेट होते थे, वो सहायता नहीं करते थे। लाइक वहाँ पर वो लीडर बन जाता था प्रैंक्स के लिए, कोई गेम उम खेलता था, बट यहाँ पे नहीं, इसे गंवार कह दिया जाता था, क्या गेम खेलता है बच्चों जैसा एंड ऑल, गंवार है तुम एंड ऑल, इस टाइप से। तो उसे कोई अपनापन नहीं मिल पाता था, तो वो अपने पुराने विलेज वाले प्यार को मिस करता था। और ये तो आप देखे होंगे सिटी लाइफ और विलेज लाइफ में, विलेज में हम सबको अपना रिलेटिव बना लेते हैं, पर सिटी में बगल में कौन है उसे नहीं जानते। तो नॉर्मल है, विलेज का तो लाइफ अलग होता ही है, वो अपने विलेज को मिस करता है। जो पतंग उड़ाता था अपने खुले मैदान में, यहाँ तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है सिटी लाइफ में। तो जब वो, और क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे करके वो बीमार होने लग जाता है और बीमार पड़ जाता है और उसका हेल्थ डिटोरिएट होते ही जाता है। तभी उसकी माँ को बुलाया जाता है। माँ के आने से पहले वो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज तक पहुँच चुका था क्योंकि वो इतना मतलब डिप्रेशन में जा चुका था क्योंकि उसे खुशी ही नहीं मिलती थी, हर जगह से परेशान हो गया था बेचारा। जो
इंसान अपने घर की वैल्यू नहीं करता था, आज उसे अपने घर की याद आने लगी थी, अपनी माँ की, अपने भाई की। जो उसे लगता था कि यहाँ मैं कभी नहीं आऊँगा, आज उसे लगने लगा कि वही हीरा था, मेरा जो विलेज था, मेरा जो अपनापन था घर में, वही मेरे लिए सब कुछ था। वो हमेशा अपने मामा से पूछता है मैं घर कब जाऊँगा, मैं घर कब जाऊँगा। तो मामा कहता है छुट्टियों में तुम्हें ले जाऊँगा, हॉलीडेज़ आएंगे तब ले जाऊँगा। तो हॉलीडेज़ का वेट करते रहता, कब आएगा हॉलीडे, मामा से पूछता रहता। जैसा कि वो पहले पूछता था ना कब चलना है, कब चलना है कोलकाता, वैसे इस बार पूछता है कि हम घर कब जाएंगे, घर कब जाएंगे। मामा फतीक से प्यार करते थे, बट डेफिनेटली वो इतने भी रिच नहीं है कि इसको इधर उधर बार बार इधर तो चेंज कर पाए। तो ऐसे उसे कंट्रोल करते करते वो बीमार काफ़ी हो ही जाता है आखिरी में। तो आखिरी में उसे माँ को बुलाया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज तक पहुँच जाता है तब तक। और ये कहानी एक ट्रैजिक एंड पे पहुंच जाती है जब फतीक अपनी माँ से सिर्फ एक चीज़ पूछता है, क्या माँ अब मैं घर जा सकता हूँ। और अपने मामा से पूछता है क्या छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई। ये एक डीप इमोशनल मोमेंट है जो रीडर को सोचने पे मजबूर कर देता है कि कैसा एक इमोशनल बॉन्ड हो जाता है। हमेशा जो वेट करते रहता था कि कब जाऊँगा कब जाऊँगा, अपनी मम्मी से दूर भागता था, आज वो अपनी मम्मी के पास जाना चाहता है। इस कहानी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमें एज्यूम करने पे छोड़ दिया, इमेजिन करने पे छोड़ दिया इसका एंड क्या हुआ। क्या फतीक जी पाया या मर गया, क्या वो उसकी लास्ट वर्ड्स थी, कुछ भी क्लियर नहीं है। कि आप कई सारे इंटरनेट गूगल ऑन करेंगे तो कई जगह लिखा हुआ उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद कई जगह क्लियर कुछ नहीं है। तो ये आप पे है, आप किस वे से उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस कहानी की कई सारी थीम है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे से आप उसको लिखें। जैसे कि पहला थीम इन्होंने कहा आइसोलेशन, कि कैसे वो जब दूसरी जगह आता है तो उसे एलियनेशन फील होता है कि एलियन टाइप का, कोई उससे बात नहीं करता, उसे दूर भगा दिया जाता है। जो एक प्यार वाला माहौल था जो घर में मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने की वैल्यू करनी आनी चाहिए। जब हम उससे दूर होते हैं ना, अपनों से दूर होते हैं, तभी हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। सेकंड पॉइंट है या सेकंड थीम कह सकते हैं, पेरेंटिंग के बारे में हमें सिखाती है कि ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए। मे बी कम्युनिकेशन गैप तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। मम्मी को अपने बेटे से कम्युनिकेट करना चाहिए, हमेशा शैतान शैतान नहीं बोलना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट बड़ा इजी होता है, कह रहे हैं उसकी मम्मी का भी बहुत कुछ टेंशन होगा और नहीं सकते होगी, ये भी बात है। किसी को ख़राब एंड अच्छा बोलना बड़ा इजी होता है, पर अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। तो ऐसा ट्राई करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, किसी को मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम उससे बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। थर्ड है आपका इसमें दिखाया गया अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। अर्बन लाइफ कैसा होता है और विलेज का लाइफ कैसा होता है। विलेज में हमें वो प्यार मिलता है, विलेज का लाइफस्टाइल ही कुछ अलग होता है, पर अर्बन लाइफ, शहरी लाइफ कुछ अलग होता है। जो शहर के इंसान हैं विलेज में जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते, भले विलेज में एडजस्ट हो भी जाए, लेकिन जो गाँव के होते हैं उन्हें बड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। जो एकदम ठेठ गाँव के होते हैं, जैसे आप दतन उतन करते जहाँ तक थूकते फिकते रहते, वो लोग के शहर में आ गए इधर उधर करेंगे तो डेफिनेटली उससे बहुत ही कुछ कहा जाएगा। तो सबके एक अलग अलग नेचर होता है। तो आप इधर से उस माहौल में जाते हो तो एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है। अब बेचारा बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट, फतीक का जो कैरेक्टर एक रिप्रेजेंटेटिव है जो उन सब बच्चों को दिखाता है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं, जो अपनों से दूर हो जाते हैं। कहानी की ट्रेजेडी उस टाइम के सोशल डायनामिक्स और इमोशनल को नेग्लेक्ट किया जाता है। जैसे कि कैसे समझाऊँ मैं, जैसे कि इमोशनल बॉन्डिंग जो होता है बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स का, वो इमोशनल तो रहता है, लेकिन जो होता है ना शैतानिया के चलते वो हट जाता है। हम समझ नहीं पाते बच्चों को हुआ क्या है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। कम्युनिकेशन गैप के चलते उसे हम लोग नेग्लेक्ट करने लगता है, ये नहीं सुधर सकता है नॉल। तो ये सबसे कैसे मिसअंडरस्टूड हो जाता है, उसे क्या चाहिए, उसकी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है वो सब जो मासूमियत को खा जाती है, ये सब सिखाया गया है। आप ये भी समझ सकते हैं जो फतीक की बीमारी थी वो सिर्फ फिजिकल नहीं थी, इमोशनल थी, क्योंकि उसे इतना नेग्लेक्ट फील कराया गया। उसे जो बिलोंगिंग थी, जो प्यार था उसे नहीं मिला, इसकी बजाय से वो सफ़र किया, उसी के चलते बीमार हो गया। आप देखे होंगे अगर मान लेते हैं मैं बीमार हूँ तो आप सच में बीमार हो ही जाते हैं। पर यहाँ बीमार होने के बाद भी मैं ठीक हूँ सारा काम करते तो आप ऑटोमेटिक जल्दी ठीक होते हैं। तो मन के हारे हार, मन की जीते जीत होती है। अगर आप चाहते हैं जल्दी ठीक होना तो जल्दी ठीक होंगे, अगर आप नहीं चाहते जल्दी ठीक होना तो टाइम तो लगेगा ही। सो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहानी हमें यही सिखाती है कि घर का इम्पोर्टेंस क्या है। घर एक सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक इमोशनल स्पेस है जिसमें प्यार और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
सो द होम कमिंग एक सिंपल बट एक इम्पैक्टफुल कहानी है जो हमें अपनों की इम्पोर्टेंस और इमोशनल कनेक्शन की वैल्यू सिखाती है। टैगोर ने कहानी को एक यूनिवर्सल अपील और टाइमलेस रेलेवेंस के साथ ही बनाया है। इसका मतलब ये है कि एक यूनिवर्सल अपील है, ये ऐसा नहीं है कि बड़े में या विलेज में ऐसा नहीं होता। हर जगह आपको ऐसा मिल जाएगा, चाहे कोई भी कंट्री हो। हर जगह कोई ना कोई अपने आप को एक होता है ना लेफ्ट ओवर टाइप समझता ही है कि मुझे कोई नहीं समझता। स्पेशली 14 साल से लेकर 20 साल के एज में बहुत होता है मुझे कोई नहीं समझता है, और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। तो ये एक यूनिवर्सल थीम के ऊपर बनी है कि पेरेंट्स को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और बच्चे को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। दोनों एक दूसरे को समझेंगे तभी एक अच्छा फैमिली स्ट्रक्चर बन सकता है। ये था हमारा आज का स्टोरी। होप आपको ये पसंद आया हो। लास्ट ये एक कोट है जो कि मेरे द्वारा ही लिखित है, आप इसे पढ़िए, जो कि इस स्टोरी से काफ़ी रिलेट करती है। जो कि बताता है कि हम कहते हैं ना हमें यहाँ से भाग जाना, मुझे कहीं दूर जाना है, बट येट आपको मालूम है घर से अच्छा प्लेस कहीं नहीं है। तो ये सब आपको सिखाता है। आप चाहते हैं मैं यहाँ से लॉस्ट हो जाऊँ, मैं दुनिया से दूर चली जाऊँ एंड दूर चला जाऊँ, ऐसा हमेशा दिमाग में आता है। बट एक्चुअली आप चाहते कोई मुझे ढूंढ ले, आप छुपना नहीं चाहते, आप चाहते कोई आपको ढूंढ ले। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इस कहानी में भी सिखाई जाती है। ये कोट आपको मदद करेगा होपफुली। अगर अच्छा लगा ये आपको वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।